है कि आपके सवाल आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के पास एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। यहाँ पर आप लिखित रूप में सवाल पूछ सकते हैं, चाहे तो अपने सवाल का वीडियो, जी हाँ, कैमरा मोड में जाइए, वीडियो शूट कीजिए अपने सवाल का और वो वीडियो अपलोड कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। हम इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का, लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और हमारे अगले दो मेहमान जो कि अब आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तमाम बारीकियों पर आपको समझाइश देंगे। रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत तुस्तगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और चर्चा को आगे बढ़ाएं। हेमंत जी, उससे पहले एक दर्शक का सवाल मैं चाहती हूं कि हम शो में शामिल करें। राकेश गिरासे के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ राकेश जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल भेजा हमारे इस शो पर। बताएं, आपके सवाल में आपने बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो ELSS चालू किया था, जो एक्चुअली मुझे 5 साल हो चुके हैं उसको, तो ठीक है, तो वो उसमें मैडम एक आदित्य बिरला सन लाइफ वाला है और दूसरा निपोन है। वो मतलब मुझे लगता है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे आदित्य बिरला में मैंने देखा तो अभी 7-8% के आसपास कुछ एनुअल रिटर्न आ रहा है और इवन कोविड के बाद जब मार्केट इतना अप था तभी भी उसमें हार्डली 12 या 13% के आसपास रिटर्न दिखा रहा था। तो वो मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और बाकी जो मैंने अभी जस्ट नवंबर मतलब 4 महीने पहले ही नए 4 म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, तो वो मुझे मतलब उनसे एडवाइस लेना है कि सही है नहीं सही है। मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहले तो 3 टैक्स सेविंग फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले क्यों? यस मैडम। क्यों डाले आपने? यस मैडम। बताएं क्या वजह रही इसके पीछे? मैडम एक्चुअली मुझे 5 साल पहले तो मुझे ज्यादा पता नहीं था। मैं किसी के कहने पे ही मतलब या ऐसे करके डाला हुआ था। लेकिन फिर अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब उसकी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गई ना मैडम, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। अभी कितने साल हुए हैं? अभी 5 साल हो गए मैडम उस फंड को। जो तीनों को 5 साल हो गए? तीनों को कि सिर्फ तीनों को 5 साल हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है। और बाकी आपके पोर्टफोलियो में है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है और SBI का स्मॉल कैप है। 2 स्मॉल कैप फंड्स आपने क्यों डाले? मैडम बस ऐसे ही मुझे SBI भी मतलब मैंने देखा तो एक्सिस और SBI मुझे सही लग रहा था और इसलिए मैंने दोनों में डाले। और एक्चुअली मुझे लार्ज कैप में मैं आपका शो देखता हूँ तो उससे मुझे पता चला कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब में मुझे डालना था, लेकिन मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने लार्ज कैप मिड कैप की जगह पे एक लार्ज मिड करके एक्सिस ग्रोथ को ले लिया और एक स्मॉल कैप और दो स्मॉल कैप हो गए और एक फ्लेक्सी कैप ले लिया। तो अगर आप मेरा शो देखते हैं तो आपने ये कभी नहीं सुना कि हम आपको कहते हैं कि हमेशा एक लक्ष्य को बांधें और अपने इन्वेस्टमेंट को एक टाइम होराइजन दें। तो कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हैं? आपका आर्थिक लक्ष्य क्या है? हाँ मैडम, आर्थिक लक्ष्य मतलब ऐसा तो मतलब कुछ अमाउंट डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी मतलब बेटी का एजुकेशन और मैरिज के लिए तभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब लगेगी। अभी तो कुछ इतना कुछ है नहीं, तो एटलीस्ट 20 ईयर्स तो मैं उसको रखूंगा ही रखूंगा। और अगर ELSS देखेंगे तो वो 25 हो जाएंगे। चलिए, आपको 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट यही बरकरार नहीं रखनी है, आपको निवेश बढ़ाना भी है। और निवेश बढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है हम आगे जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन हेमंत जी एंड हर्ष, शुरुआत तो मैं ELSS से करना चाहती हूँ। एक तो बहुत मौके का सवाल है क्योंकि देखिए 31 मार्च की डेडलाइन भी आ चुकी है और हमें दर्शकों को ये समझाना है कि टैक्स सेविंग के लिए आप लास्ट मिनट की हड़बड़ाहट में किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ना फंसा ले। अगर आपको मुनाफा भी चाहिए, टैक्स भी बचाना चाहते हैं और आपका नज़रिया भी थोड़ा सा लंबा है तो ELSS में आपको निवेश करना चाहिए। तो हर्ष, मुझे बताएं, इनके सवाल पर नहीं लेकिन ओवरऑल ELSS अगर मैं एक कैटेगरी की बात करूं, ये कामकाज कैसे करती है और क्यों इसमें आपको टैक्स बचत का फ़ायदा उठाना चाहिए?
सुबेल कविता, आपने सही कहा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो मान लीजिए किसी का और लक्ष्य है कि वो रिटायरमेंट के लिए उन्हें सेव करना है, और एट द सेम टाइम अगर आपको एक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें आपकी टैक्स की भी बचत होती है, सेक्शन 80C में, जिसमें 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, और उसमें अगर आपके पास स्कोप है इन्वेस्ट करने का, तो क्यों ना हम इन दोनों लक्ष्यों को मैच कर लें। एक है टैक्स सेविंग और एक है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अगर इन दोनों को अगर आप देखें, तो इक्विटी ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देता है कोई भी दूसरे प्रोडक्ट से। वो हमें ऑलरेडी पता है, हमने काफी चर्चा इस बारे में कर चुकी है। तो अगर हम इन ईएलएसएस एक ऐसी स्कीम का ऑप्शन है जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल के लॉक इन होता है, और उसमें आपको सेक्शन 80C के तहत में आपको टैक्स की छूट मिलती है अप टू 1.5 लाख रुपीज। तो ये आपके दोनों लक्ष्यों को पूरा कर देता है। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, रिटायरमेंट तक रहना चाहते हैं, ये ध्यान रखिए कि 3 साल का लॉक इन जो है वो मिनिमम है। ऐसा नहीं कहते कि 3 साल के बाद आपको पैसे उसमें से निकाल देना है। तो 3 साल का सिर्फ लॉक इन है कि तब तक आप निकाल नहीं सकते, लेकिन जब ये नॉन लॉक इन पीरियड में चला जाता है, 3 साल क्रॉस कर जाता है, तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उसमें पैसे निकाल लें। और ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरी स्कीम का, ये एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच है जिसमें फंड मैनेजर अपनी चॉइस के बेसिस पे लार्ज, मिड, स्मॉल कैप या कोई भी ऐसे सेक्टर में, कैटेगरी में डालना चाहते हैं, वो उस तरह से अपने कंपनी के, जो भी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जिसमें आपको टैक्स का फायदा भी मिल रहा है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए अभी राकेश हिरासे के सवाल की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। हेमंत जी, 3 ईएलएसएस फंड की जरूरत होती है क्या? लेकिन आई थिंक एक समझना पड़ेगा, जैसा उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में पहले उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया, हालांकि बहुत कुछ एरियाज है जहां पे उनको काम करना जरूरी है, लेकिन ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ही इज बिकम ए बेटर इन्वेस्टर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है पहले से कहीं बेहतर है। इन्होंने कहा ये 5 साल पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, 3,000 की इन्वेस्टमेंट है, 3 फंड है, डेफिनेटली जरूरत नहीं है। 1 से 2 फंड हो तो मुझे लगता है बेहतर है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और 2 इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि 80% पैसा जो है ईएलएसएस में एज पर गाइडलाइंस इक्विटी में जाना है, और वहां पे फंड मैनेजर्स की अपनी खुद की फिलॉसफी या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आप 2 तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में आप जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसा आपका 3 साल के लॉक इन में जा रहा है एटलीस्ट, वो अगर एक फंड में डाला और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, स्पेशली जब आपकी इंटेंट हो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप ईएलएसएस में अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, तो ये हो सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर फंड अच्छा नहीं कर रहा तो आपकी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो जैसा इन्होंने बिल्कुल सही कहा, तीनों में से जो डीएसपी का जो टैक्स फंड है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, कंसिस्टेंट रही है। बाकी जो 2 फंड है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है वो जो रूल है वो हर जगह पे वही है, चाहे वो ओपन एंडेड फंड्स हो, नॉर्मल फंड हो या ईएलएसएस फंड हो। जैसा हर्ष ने बिल्कुल सही कहा, जल्दी जरूरत नहीं है कि आपको निकालना ही है वहां से, लेकिन अगर कोई भी फंड एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा ओवर ए लॉन्गर पीरियड, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इट मेक सेंस कि आप वहां से निकल के किसी दूसरे फंड में चले जाएं, क्योंकि उनका जो लॉक इन पीरियड का समय जो है वो खत्म हो चुका है। तो डेफिनेटली वो एक कर सकते हैं। इन्होंने एक बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि अभी उनको लग रहा है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग शुरू होगी, तो वो शायद नहीं निकालना चाहते। देखिए, कंपाउंडिंग तो जहां भी आप जाएंगे वो शुरू होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप इक्विटी का पैसा निकाल के इक्विटी में रखें, तब भी आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वहां से निकालने के बाद कंपाउंडिंग नहीं होगा, वो सोचना गलत है। तो डेफिनेटली इनमें से एक फंड, और इसके अलावा 2 फंड है, उनमें से एक फंड कोई भी ले सकते हैं अगर वो ऐड करना चाहते हैं एक फंड इसमें। तो जैसे आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज है, कोटक टैक्स सेवर, तो मुझे लगता है 2 फंड ईएलएसएस अपने पास रखें, और बाकी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनकी 4 फंड में इन्वेस्टमेंट है। जैसे उन्होंने कहा, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि 2 फंड ही रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में हेमंत जी। और अब क्योंकि हम इनको निकलने की भी सलाह दे रहे हैं, देखिए ये एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, और क्योंकि हम 3 साल की लॉक इन की बात कर रहे हैं, तो हर एक एसआईपी को 3 साल पूरा समय देना होगा हमें, और जो फारिग हो चुका है लॉक इन पीरियड से, वो एसआईपी की किस्तें निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी हर इंस्टॉलमेंट को 3 साल कंप्लीट होने होंगे, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स जो इंस्टॉलमेंट, बाकी 2 फंड हमने बात की जहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो पैसा वो निकाल सकते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जब उस किसी गोल के साथ अलाइन करते हो, तो मुझे लगता है एक और वो स्टेप है जो उनको अपने पोर्टफोलियो में करने की जरूरत है। तो इनके लिए फिर कहाँ पे एलोकेट करना ये आसान होगा। इनके पास ऑलरेडी 3-4 फंड हैं, जैसा उन्होंने कहा, तो वहां पे भी एलोकेशन हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर इंस्टॉलमेंट जो 3 साल कंप्लीट करे, तभी आप वहां से उसको निकाल पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इनके पास इन्होंने कहा 4 फंड्स हैं
2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, 3000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है स्मॉल कैप हम जानते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव सेगमेंट है, और जहाँ पे मुझे लगता है इनकी एलोकेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे कम करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट एक जो स्मॉल कैप फंड उनको पोर्टफोलियो से निकालना होगा, तो चाहे तो वो एक्सिस का स्मॉल कैप रख सकते हैं, और जो पैसा ये जो SBI स्मॉल कैप में डाल रहे हैं वो जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अंदर अगर वो डाल लें पारंपरिक, तो मुझे लगता है वो एक सही एडिशन रहेगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में हमेशा हमने देखा है कि लार्ज कैप बायस रहता है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें अभी फिलहाल तो शायद नहीं होगा इनके लिए, बट कुछ 30% पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन रहेगी कि थोड़ा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, थोड़ा रिस्क कम करें, क्योंकि इक्विटी बाय इटसेल्फ एग्रेसिव एसेट क्लास है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपने पोर्टफोलियो को मत बनाइए, बट डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि राकेश ओवर द लास्ट 5 years हैज़ बिकम बेटर इन्वेस्टर। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहा, गोल्ड के साथ अलाइन करें, पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, तो और बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं, और उनका जो पोर्टफोलियो है वो कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो फंड पर तो हमने इनको सलाह दे दी है, लेकिन एक और बात हर्ष मैं चाहती हूँ कि जिस पर आप विस्तार से समझाइश दें, वो ये है कि 20 साल तक तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत ज़रूरी है एक कॉर्पस को डिसाइड करना, और दूसरा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, क्योंकि अगर आप अपने निवेश को बढ़ाएंगे नहीं तो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा नहीं, और कहीं ना कहीं जो कंपाउंडिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। इसको समझाएं। राइट कविता, कि आप जब भी कोई निवेश करना शुरू करते हैं, मान लीजिए हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट आपको पता है कि एक एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में होने वाला है। मान लीजिए 20 साल होंगे आपके पास, या 10 साल रिटायरमेंट के लिए है। आपको ये भी पता है कि आज की तारीख में आपके खर्चे कितने हैं, और लगभग अगर आप इसी तरह से पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो एक इन्फ्लेटेड कॉस्ट कितना आने वाला है। सो आज की तारीख में मान लीजिए आपका महीने का खर्चा 30,000 या 40,000 रुपए है, ये अगर हम 7% से इन्फ्लेट करते हैं एवरी ईयर, जो खर्चे बढ़ते रहते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे यही 30 या 40,000 रुपए का महीने का कितना बन जाएगा। सो ये एक आपका एक इंडिकेटिव अमाउंट मिल जाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी अगले 10-20 साल में, लेकिन एक अनुमान, एक एस्टिमेट आपको मिल जाता है। अब अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे कि भाई अगर मुझे ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट 30 या 40,000 का जो भी उस समय कॉस्ट होगा, मान लीजिए ₹1,00,000 महीना हो जाता है, तो ये अगर मुझे अगले 20 साल तक चाहिए, तो मुझे एक कॉर्पस कितना इकट्ठा होना चाहिए ताकि वो मेरे पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए मुझे 20 साल तक पैसे आते रहे। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज करने का फायदा क्या होता है, आपको एक कॉर्पस अमाउंट पता चल जाता है कि 60 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में आपको कितनी रकम की जरूरत है। अब ये जो लक्ष्य आपको मिल जाता है कि मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करके चाहिएंगे। अब आपके पास 20 साल है, और 20 साल के लिए अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप किस तरह के एसेट को चूज करेंगे, इक्विटी लेंगे, डेट लेंगे, हाइब्रिड लेंगे, ये आप डिसाइड कर पाएंगे। सो लक्ष्य को देख के अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं, उसके 2 फायदे होते हैं। एक ये कि आप एक करेक्ट एसेट क्लास को चूज कर सकते हैं और उस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, आप जानते हैं कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं आपको, तो बीच में अगले 20 साल में जब आप जमा कर रहे हैं, आप उस पैसों में से निकालने के पहले 2 बार सोचेंगे। अगर 2 करोड़ का टारगेट आप अचीव करना चाह रहे हैं और बीच में आपको लगता है कि कुछ छुट्टी लेनी है या बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो शायद आपको कहीं ना कहीं आपके मन में खटकेगा कि अगर मैं निकाल लूं तो मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस पूरा नहीं होगा। अब तीसरी बात जो आपने कही कि हमें इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाने की सोचनी चाहिए, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि पहली बात, किसी भी फाइनेंशियल प्लान में अगर हम देखेंगे तो जो भी आपका एक्चुअल कमिटमेंट होता है, जो लक्ष्य होता है कि हमें ये पैसे चाहिए, वो टारगेट करंट इनकम से मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं, शुरू जरूर करते हैं और आगे जाते हुए अपनी इनकम से बढ़ाते रहें। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एक अनुमान, एक एस्टिमेटेड है कि आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन ये एस्टिमेट आगे अगले 20 साल में बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल को बढ़ाते रहते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे नहीं और कॉर्पस को 2 करोड़ पे रखेंगे, तो पोस्ट रिटायरमेंट हमें तकलीफ होगी। तो इसे कॉर्पस को भी आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, और उसे अचीव करने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इनकम बढ़ती है तो 10%, 15%, जो भी आपके कंफर्टेबल हो, हर साल बढ़ाते रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो बड़े तरीके से आपने बताया कि क्या है महत्व अपने निवेश राशि को बढ़ाने का, और हम ये नहीं कह रहे कि आपको तुरंत ही अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में इजाफा करना चाहिए। जब भी मुमकिन हो, जब भी आप कर सके, कम से कम सालाना 10% से तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी ही चाहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ET मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको सबसे पहले कि अपने सवाल हम तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं। दरअसल एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप लिखित रूप में अपना सवाल भेज सकते हैं और आप अपने सवाल का वीडियो शूट करके भी इस व्हाट्सएप नंबर पर वो वीडियो अपलोड करवा सकते हैं और हम वो वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ओके, चलिए अब हमारे अगले दर्शक अरिजीत गांगुली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी बना के रखा हुआ है जिसमें इनके पास लगभग 7 फंड हैं। अरिजीत जी नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं एक्चुअली कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मैं ये शो बहुत देखता हूँ और जो भी मेरे को फंड के एडवाइस लेने होते हैं मैं यही शो से ही लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना हमारा शो लगातार देखा और मेरे ख्याल से आपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। अच्छी बात ये है कि आपने काफ़ी डिफाइंड तरीके से अपने पोर्टफोलियो को समझाया है। रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 3 करोड़ और बच्चों की पढ़ाई के लिए 18 साल के बाद आपको चाहिए 75 लाख और 10% से अपना निवेश आप बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। मुझे बताएं अभी मौजूदा SIP कितने की है आपकी? 21,000 की। 21,000, ओके। ओह, आपने अगस्त पिछले साल से ही शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की? राइट। इससे पहले मैं एक्चुअली वो PPF में ही करता था। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि आपको शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? आपने बाजार में तेजी देखी? मैंने बताया कि मैंने आपका शो बहुत दिन से देख रहा था तो आई वाज अच्छा इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। तो जितना मेरे को रिसर्च खुद से बन पाया तो मैं ये बना के एक्चुअली मन बना के शुरू कर दिया। तो इसलिए एक बार रिव्यू करना था कि सही जा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए और आपके गोल्स को देखते हुए क्या ये फंड्स का चुनाव सही है या नहीं, पूछते हैं हर्ष। इन्होंने देखिए अगस्त में शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की और हालांकि कह रहे हैं कि इन्हें इंस्पिरेशन हमारे शोज देखकर मिली है, लेकिन शुरुआत की वही बहुत अच्छी बात है। इंस्पिरेशन चाहे जो भी हो। फंड का सिलेक्शन आपको कैसे लग रहा है? तो यस कविता, अरिजीत जी ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है वो अच्छा बनाया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें फिलहाल कोई भी ऐसे कोई रीजन है जिसे हमें बदलाव करने की जरूरत है। पहले मैं इनका सवाल का जवाब दे दूं। जो इनका टारगेट है कि इन्हें 75 लाख चाहिए 18 साल में और 3 करोड़ चाहिए 22 साल में और 21,000 की SIP से शुरू किए हैं और 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कंफर्टेबली अगर हम एक 14% के आसपास का भी अनुमान लगाएं कि इतना आपको 18-20 साल की रेंज में रिटर्न मिले तो आपका जो कॉर्पस है, जो आप टारगेट बनाकर रखें, वो अचीव हो जाएगा। अब इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इनके पोर्टफोलियो में से कोई भी बदलाव करने जैसा मुझे कोई कंपेलिंग रीजन नहीं दिख रहा कि कोई बहुत ज्यादा खराब है या कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मेरे 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा और अरिजीत जी अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इंप्लीमेंट करिए, नहीं तो जो आपका पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मुझे पर्सनली एक प्योर स्मॉल कैप फंड इतना पसंद नहीं है क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है वगैरह, स्टॉक सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। और अगर एक लेमैन इन्वेस्टर हैं जो अरिजीत जी हैं कि नए इन्वेस्टर हैं, अगस्त 2021 में शुरू किया है, तो मेरा मानना ये है कि आप अगर एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच लेते हैं या मल्टी कैप अप्रोच में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें स्मॉल कैप ऑटोमेटिकली आ सकता है, वो अप्रोच बेटर है। तो अगर ये चीज आप करना चाहें तो क्वांट का आपका स्मॉल कैप फंड जो है वो उसे बंद कर दीजिए और जो SIP उसमें जा रही है 2,500 रुपए की आप SIP क्वांट स्मॉल कैप में कर रहे हैं, ये SIP आपके पास एक एग्जिस्टिंग फंड है SBI फोकस इक्विटी फंड, उसमें 1,500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो क्वांट का बंद करके आप SBI फोकस इक्विटी में 4,000 की SIP कर लें। इससे क्या होगा कि SBI फोकस इक्विटी का एक मैंडेट है जो वो कोई भी सेगमेंट की कंपनी खरीद सकता है, लार्ज मीडिया स्मॉल। तो जैसे फंड मैनेजर कोई अच्छी बिजनेस आइडिया दिखेगा स्मॉल कैप में, वो चेरी पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये पहला मेरा ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनके लिए ये है कि इन्होंने एक IT फंड ले रखा है, सेक्टर फंड ले रखा है, ICICI Pru टेक्नोलॉजी फंड। सो अपनी कैटेगरी में टेक्नोलॉजी फंड में ICICI Pru इज अ वेरी गुड फंड, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो एक्सिस ब्लू चिप है, पराग पारेख है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, जो बाकी सब फंड्स हैं उनका मैंडेट डाइवर्सिफाइड है जिसमें इंडियन टेक्नोलॉजी फंड्स तो कंपनीज तो ऑलरेडी आ जाती हैं।
तो क्यों ना एक मौका लिया जाए और एक एलोकेशन हम करें ऐसा जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा, आप इंडियन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में एक्सपोजर ऑलरेडी ले रहे हैं और इंटरनेशनली भी आपको मिल जाती है। सो एक नैस्डैक 100 फंड अगर आप लेते हैं, जो एसेंशियली एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज का भी एक्सपोजर मिलेगा जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। सो ये एक बदलाव कर सकते हैं। और कोटक नैस्डैक एफओएफ, नैस्डैक 100 एफओएफ जो फंड है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, जो अभी भी खुला है। इंटरनेशनल जो रिस्ट्रिक्शंस आ गए इंटरनेशनल फंड्स के, लेकिन अभी भी कोटक नैस्डैक 100 एफओएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको उन सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा जो आपको इंडिया में लिस्टेड नहीं है। हालांकि आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड में भी थोड़ा सा एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटी का है, लेकिन प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट विल बेटर। फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर ये चेंजेस आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका पोर्टफोलियो वैसे ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस आपको इनकॉर्पोरेट करना ही अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी। सो टेक योर चॉइस एंड जो आपको सूट करे वो आप कर लीजिएगा। चलिए अरिजीत, यहाँ पर गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपका जो फंड का चुनाव है वो बहुत अच्छा है। मोटे तौर पर आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ये सलाह दी जा रही है हर्ष की तरफ से। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हर्ष से? थैंक यू, यही सुनना। चलिए, ऑल द बेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। विवेकानंद झा हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। झा साहब नमस्कार, क्या हालचाल? विवेकानंद जी, जी सर, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने सवाल हमारे शो पर भेजा। तो पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ की तो डिटेल्स आपने दी है। आपको 10 साल में 10 साल में आपको कितना जोड़ना है? 75 लाख रुपए आपको जोड़ने हैं, है ना? जी जी। तो मुझे ये बताएं, ये पोर्टफोलियो जो बनाया है इसमें कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं 2019 से कर रहा हूँ। 2019 से कर रहे हैं, अच्छा। तो आपने ये जो फंड्स शामिल किए हैं, 6 फंड्स हैं ना आपके पास? 28,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं। तो 10 सालों के बाद आपको 75 लाख रुपए क्यों चाहिए? ये बच्ची की शादी के लिए मुझे चाहिए। चलिए ठीक है। हेमंत सर, क्या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या कोई एडिशन करने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो में, या आपको लगता है कि वेल डाइवर्सिफाइड है, इक्विटी में है? तो कविता, जैसे हमने कहा, इनके पास 10 साल का समय अभी और है, शायद 2-3 साल हो गए इनको इन्वेस्ट करते हुए। काफ़ी लंबा समय है। मुझे लगता है जिस तरह का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है इक्विटी में, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। ऑफकोर्स जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा ओवर ए लॉन्गर टर्म होता है। जिस तरह का मिक्स होना चाहिए लार्ज एंड मिड सेगमेंट में, वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। सिर्फ एक ही बदलाव मैं चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि अभी 10 साल का समय इनके पास और बाकी है। इनके पास एक आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो एक डायनेमिकली एसेट एलोकेशन मैनेज होती है, बहुत ही अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी में। और आई थिंक उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में नहीं चाहते, या जिनका रिस्क प्रोफाइल अलाउ नहीं करता कि बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाए, उनके लिए वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे क्योंकि इनके पास समय और सिर्फ 3,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें से अगर मैं डेट पोर्शन निकालूं तो करीब 1,000 रुपये का है। टोटल इन्वेस्टमेंट की 28,500 है। तो मुझे लगता नहीं वो किसी तरीके से भी इनके ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कुछ मदद कर रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो जो पैसा है वो किसी इक्विटी फंड में लगा दें। जैसे इनके पास कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटी है, वो पैसा वहाँ पे अगर लगा दें तो मुझे लगता है वो उनके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनके पास एक कोटक फ्लेक्सी कैप फंड था जिसमें उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी। मेरे हिसाब से वो एक फंड काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि और आगे करता भी रहेगा, बट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, उसके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर ये अपनी टैक्सेशन को देख लें, उसके बाद अगर वो चाहें तो इनके पास एक एसबीआई फोकस फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है, फोकस्ड स्ट्रेटजी फॉलो करता है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी। तो मैं चाहूँगा कि जो पैसा उन्होंने वहाँ रखा है, बजाय इसके कि एक फंड को आप एडिशनल रखें जिसमें आपको फेथ नहीं है, वहाँ से निकाल के आप एसबीआई फोकस फंड में उस पैसे को लगा दें। तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में ये 2 चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। जहाँ तक इनका टारगेट का सवाल है, इन्होंने कहा 75 लाख इनको इन्वेस्ट करना है। 10 साल के पीरियड में जितनी इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, अगर मैं 12% का रिटर्न भी लेके चलूं तो करीब 67 या 68 लाख रुपीस वो इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा इनकी और इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी कारण है कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो में जैसे मैंने कहा 1 या 2 बदलाव करते हैं, लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो इन्होंने जो टारगेट रखा है उसको थोड़ा रीअसेस करें कि वाकई में 75 लाख का जो टारगेट है उनका वो सही रहेगा।
उनके लक्ष्य के लिए, तो आई थिंक वो देख लें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए, और अगर आपको गलत होना है कहीं तो आप इस तरीके से गलत हो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहे, कम ना रहे। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि ये अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे, और मुझे लगता है अगर मैं पूरी उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखूं तो डेफिनेटली इनका जो कॉर्पस है वो ज़्यादा बनेगा। बट एक चीज़ डेफिनेटली रीअसेस करें कि इनका टारगेट जो है क्या उनको उसको बदलने की ज़रूरत है, ताकि उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ बढ़ाना हो तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही मैं चाहती हूँ कि अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के बारे में भी सोचें। अभी तो आपने पीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ की हमें डिटेल्स दी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका क्योंकि मुख्य लक्ष्य आपके बच्चों की पढ़ाई है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा आप बचा सकें और रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिहाज से भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल जो बदलाव सुझाए गए हैं उन पर अमल करें। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक विवेक मोहिते हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ मैम, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बताएं। मेरा मेरा पोर्टफोलियो जो है, मेरे पोर्टफोलियो में 5 SIPs है, जो कि उसमें एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, पारंपरिक फ्लेक्सी, SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, ऐसे 1000 के 5 SIPs है। तो उसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। चलिए, 5000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप 5 अलग अलग फंड्स में और 15 साल तक करेंगे, और मैं ऐसा भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, है ना? यस। क्या एज है आपकी मोहित? 30। ओके। और आप कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं? ऐसे तो कुछ टारगेट्स नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए, हर्ष बताएं इनको क्या बदलाव करने चाहिए। एक चीज़ जो मुझे कॉमन लग रही है ना, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो हर दर्शक के सवाल में मुझे रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के लिहाज से ही लोग करते हैं अपने फंड में। तो खैर उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी पहले बताएं विवेक को क्या बदलाव करने चाहिए। पहली बात विवेक, क्योंकि अगर आप 5000 रुपए महीने का कर रहे हैं उसके लिए आपको 5 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा स्कीम्स हो गई, तो जो डाइवर्सिफिकेशन सोचते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी पर्पस। सो आपकी पोर्टफोलियो में ऑप्शन है कि एक स्कोप है कि आप उसे 3 या 4 स्कीम तक नियमित रखें। मैंने आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, तो इस क्वेरी के पहले मैंने जो पहले दर्शक थे हमारे, उनको मैंने समझाया था कि मैं पर्सनली प्योर स्मॉल कैप फंड की तरफ मेरा रुझान थोड़ा कम रहता है। मैं चाहता हूं कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के जरिए अगर मैं आता हूं तो फंड मैनेजर के पास एक चॉइस होता है कि वो सिलेक्टिवली स्मॉल कैप से इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि कोई मैंडेट है उसके लिए उन्हें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि आपको 2 स्मॉल कैप चाहिए, वो भी अलग फंड हाउस के, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 ऑप्शन आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप ये मानते हैं कि कि आपको एक स्मॉल कैप में रहना ही है, अगर आप चाहते ही हैं, तो 2 स्मॉल कैप मत रखिए, उसे आप एक स्मॉल कैप में स्विच कर लीजिए। तो आपके पास SBI और एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, तो आप एक्सिस स्मॉल कैप को बंद कर दीजिए। हालांकि अच्छा फंड है, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन एक ही रखना है हमें। तो आप एक्सिस स्मॉल कैप को बंद करके SBI स्मॉल कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दे, तो एक स्कीम कम हो जाएगी आपके लिए। तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप मुझसे सहमत है कि अगर आपको प्योर स्मॉल कैप में रखना नहीं है और आप कंफर्टेबल है उसमें से निकलने के लिए, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप ये दोनों स्मॉल कैप बंद करें और जितनी 2000 रुपए की जो रकम बनती है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दें। तो इस तरह आपकी 3 स्कीम्स आपके पास हो जाएंगी, और इसमें स्मॉल कैप में सिलेक्टिवली जो भी फंड मैनेजर को अच्छा लगेगा वो कंपनीज में वो उनमें इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको सूट करता है, जो आपको पसंद आता है, जो आप करना चाहते हैं, प्लीज आप कर सकते हैं। ऑलराइट विवेक, कोई सवाल पूछना है आपको हर्ष से? सर व्हाट अबाउट मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप? ओके, सो बाकी जो 2 फंड है आपके पास, एक्सिस ब्लू चिप या मेरा इमर्जिंग, वो दोनों आप कंटिन्यू करिए जैसा है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट विवेक, ऑल द बेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगले सवाल पर जाएं। हेमंत जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे फंड्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं निवेशकों के पोर्टफोलियो में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या होता है कि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं,
तो जब भी एनालिसिस होती है तो ये कहा जाता है कि इन फंड्स को आप रिटेन कीजिए। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये फंड अगर जनरली रिकमेंड किए जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, तो आप उन फंड्स को कंसिस्टेंटली डिफरेंट पोर्टफोलियोज में देखेंगे, वो होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की जरूरत है कि कितना भी अच्छा फंड हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, हर फंड की लाइफ में ऐसे फेजेस आएंगे जब अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो डिप करेगी। इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं। वो डिप इसलिए भी हो सकती है कि इसलिए नहीं है कि उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो पैसे की मूवमेंट है वो एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर्स में होती है, वो वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कौन सा सेक्टर फेवर में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसकी परफॉर्मेंस डिप हुई तो ये फंड अच्छा नहीं रहा, वहां से आप निकल जाए। तो अगर आप सोच समझ के आए हैं, आप उन फंड्स में आए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर कुछ समय के लिए उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लग रही आपको, तो फर्स्ट थिंग तो आपको पीयर ग्रुप से उसको कंपेयर करना है। दूसरा, समय दीजिए। फिर ऐसा नहीं हो कि आपने आज देखा कि कौन से पॉपुलर फंड्स हैं, वहां पे चले गए। इंपॉर्टेंट देखिए, फर्क कविता कहाँ पे होता है। अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस देख के आ रहे हो, वहां पे आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि फिर या तो आपने पोर्टफोलियो को बहुत एग्रेसिव कर रहे हो, मान लीजिए स्मॉल कैप अच्छे कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया, वो एक गलत हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे फंड है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में हो, तो आई थिंक काफी कॉमन होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए, इसी नोट पर हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। ये हर शुरुआत करेंगे आपसे, बताएं आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। मैं अभी एक रिसेंट एक इवेंट पे करीबन 200 इन्वेस्टर्स थे जिनके सामने मैं बात कर रहा था, उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। तो मुझे एक चीज बहुत कॉमन सुनने में आई लोगों से कि उन्होंने अभी रिसेंटली, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर का सिचुएशन है, तो उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी थी। मार्केट क्योंकि थोड़ा करेक्ट हुआ था बीच में, तो उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी और वो फिर से शुरू करेंगे जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा और नॉर्मल की आ जाएगी। सो ये मुझे सोचने मजबूर कर दिया कि हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप हर मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट गिर रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़ रहा है तो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इनफैक्ट जरूरी होता है कि जब मार्केट गिर रहा हो तब आप अपना इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करें, क्योंकि आपको लोअर एनएवी में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जब मार्केट नॉर्मल सी या ऊपर आने लगे फिर से, तो पूरे इन्वेस्टमेंट पे आपको फायदा होने लगे। सो एक लाइन में गुरु मंत्र अगर दें तो अपनी एसआईपी को प्लीज बंद ना करें। मार्केट से घबरा के, मार्केट में उथल पुथल चलती रहेगी और यही कारण है कि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो डू नॉट स्टॉप योर एसआईपी इन एनी मार्केट कंडीशन। ये है मेरा गुरु मंत्र। आपका गुरु मंत्र? तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो से हेल्दी रिटर्न चाहते हैं तो आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क ऑफकोर्स कैलकुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एस्पिरेशंस कुछ और है, आपका पोर्टफोलियो कुछ और बोल रहा है। तो आई थिंक रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी ड्रीम्स है वो आपको कहीं नाइटमेयर्स बन जाए। तो रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और आपके एस्पिरेशन जो है वो आपके पोर्टफोलियो की कंपोजिशन में दिखने चाहिए। ऑलराइट, चलिए आखिरी दर्शक का सवाल मैं लूंगी। सर्वेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इनका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्हें अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करने हैं 5 करोड़ रुपए। क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। सर्वेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से बात कर रहे हैं, अच्छा बताएं आपको 5 करोड़ रुपए कितने साल में चाहिए? मैम एक्चुअली देयर इज नो लिमिट कि कब तक चाहिए, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पर मंथ इन एसआईपी और एनी अदर म्यूचुअल फंड, कि मुझे कुछ अच्छा अमाउंट एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट मिल जाए। तो मतलब मैं 60 साल की उम्र पकड़ के चलूं, आपको 60 साल की उम्र तक 5 करोड़ रुपए चाहिए? जी मैम, आई एम नाउ 42 एंड माय रिटायरमेंट एज इज 62 और 62। यस मैम। तो आपके पास अब तक कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है? जी मैम, एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग अराउंड 10,000 रुपीज इन LIC, 6,000 इन सुकन्या समृद्धि एंड 6,000 इन L&T म्यूचुअल फंड एंड अदर NPS ऑल्सो। ओके, अब जो आप निवेश की शुरुआत करेंगे 5 करोड़ के लिए, उसकी राशि कितनी होगी? मैम मैं वही जानना चाहता हूँ कि मुझे कितना करना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे कुछ बढ़िया। जितना ज्यादा उतना कम, क्योंकि आपके पास समय कम है। हेमंत जी
बहुत कम समय मेरे पास, लेकिन क्या सलाह देंगे आप सर्वेंद्र जी को? तो एक लाइन का सवाल है, बट उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी छुपी हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि इनके पास 20 साल का समय है, तो मैं कहूंगा कि तो 12% के हिसाब से अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न चलूं, इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाना है इनको, 50,000 उनको इन्वेस्ट करना होगा 20 साल में 5 करोड़ पहुंचने के लिए। लेकिन अगर ये 25 साल का समय दे सकें तो उनको सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर ये 15 साल का समय देंगे तो उनको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, एक सवाल में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। जितना लंबा समय देंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा, इतना इन्वेस्टमेंट कम करना होगा। 5 साल कम देंगे तो आप देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन बेनिफिट। बट इनके पर्टिकुलर केस में 20 साल में अगर इनको 5 करोड़ चाहिए तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे हर महीने। ऑल राइट, तो आपको 50,000 रुपये हर महीना निवेश करना होगा अगर आपको 5 करोड़ के लक्ष्य को अचीव करना है। लेकिन साथ ही मैं चाहती हूँ कि क्योंकि रिटायरमेंट का आपका गोल है, थोड़ा सा इसको आपको रीअसेस भी करना होगा। मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स आप चाहें तो हमें वापस से भेज सकते हैं, और आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए। केवल निवेश राशि जानने से आप इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है सर्वेंद्र जी। आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो अगर आप हमें कंप्लीट डिटेल्स दें तो हम आपको बता पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका और हेमंत सर, आपका समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। तो इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल है अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।